हेलो प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपका AWT चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट 2 वीडियो में आपको समझाया था कि हाइट और डिस्टेंस 10th वाले बच्चों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आपके 6 नंबर 100% दिलाता है। तो इसलिए उसी क्रम में आज मैं पार्ट 3 हाइट एंड डिस्टेंस का लेके आया हूं और उस पार्ट 3 में मैं आपको समझाऊंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के 2 एंगल वाली प्रॉब्लम जो 6 नंबर आपके बोर्ड में ज़रूर दिलाएंगे, वो बड़ी आसानी तरीके से कैसे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, जैसा कि आपने लास्ट 2 पार्ट में ये सीखा कि 2 एंगल वाले कितने भी कठिन से कठिन सवाल अगर सामने आ जाते हैं तो उसका डायग्राम बड़े ही ध्यान से आप बनाएंगे। अगर उसका डायग्राम आप बना लेते हैं तो सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप डायग्राम पे ध्यान देंगे कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि आप इस सवाल को यहाँ तक पढ़ें तो इस सवाल को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है और एक बिल्डिंग और है जो 8 मीटर ऊंचा बताया गया है। तो इस 2 बिल्डिंग के बीच में एक बेस बनाया जाएगा और वो एक बिल्डिंग आपकी देख सकते हैं 8 मीटर की है और दूसरी बिल्डिंग एक बहुमंजिल भवन यानी कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मतलब उस भवन से थोड़ा ऊंचा। आपको कैसे मालूम ये उस भवन से ऊंचा है? तो जरा एक बार और समझिए। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण इसने मुझे बताया। क्योंकि मैंने लास्ट पार्ट में आपको समझाया था कि अवनमन कोण क्या होता है। ऊपर से नीचे को जो एंगल बनता है, ऊपर से नीचे देखने पर, ऊपर से नीचे लाने पर कोई भी एंगल आपका अवनमन कोण कहलाता है। तो इसी से पता चलता है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से जो देख रहा है वो 8 मीटर ऊंचे भवन को नीचे की तरफ देख रहा है, उसके शिखर और तल को, उसके शिखर और उसके तल। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने पढ़ा था वैसे ही मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से अगर ये उन्नयन कोण बना रहा होता तो ऊपर की तरफ जाता। अगर ये अवनमन कोण बना रहा है, आप देख सकते हैं ये अवनमन कोण बना रहा है, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ जरूर बनेगा। तो इसी के क्रम में चलते हुए मैंने देखा कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, तो मैंने गौर किया कि बहुमंजिल जो भवन है वो उसके शिखर से हम देख किसको रहे हैं। तो मेरा ध्यान गया कि एक 8 मीटर ऊंचा भवन, मेरा ध्यान गया कि वो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से किसको देख रहा है? एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल को देख रहा है। तुरंत मैं समझ गया कि यहाँ पर 2 बिल्डिंग हैं, एक हाई है एक लो है और उसके टॉप से वो एंगल ऑफ डिप्रेस एंगल यानी कि अवनमन कोण बना रहा है, एक तल पर बना रहा है और एक उसके टॉप पे बना रहा है, यानी कि उसका बॉटम और टॉप दोनों पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है। अब प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, अवनमन कोण को ध्यान से देखिए कि ये 30 डिग्री और 45 डिग्री जो बता रहा है वो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल पर बता रहा है। और कहाँ से बता रहा है? एक बहुमंजिल भवन के शिखर से बता रहा है। मैं फिर प्यारे बच्चों, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और इसका डायग्राम बना लिया तो ये 100% सॉल्व हो जा 100% सॉल्व होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पे एक बार और दबाव डालेंगे कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखना। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं उसे इंग्लिश में। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब वो डिप्रेस एंगल बनता है, यानी कि अवनमन कोण। तो इस सवाल ने हमें अवनमन कोण बोला है। तो मैं बिल्कुल समझ गया कि बहुमंजिल जो भवन है, मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग है, उससे हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, इसलिए उसने हमसे अवनमन कोण के बारे में बात करी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप डायग्राम को ध्यान से समझिए कि एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। अब ये कौन है, आप ध्यान से सुनिए। भवन, जिसको हम इंग्लिश में मल्टी
स्टोरेज बिल्डिंग कहते हैं। यानी कि आपको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इधर है और उसके शिखर से हमने देखा किसको है, 8 मीटर ऊंचे भवन को, यानी कि ये 8 मीटर ऊंचा भवन है। तो 8 मीटर ऊंचा भवन है, उसका नाम मैंने ए और बी रख दिया है। 2 पॉइंट हैं नीचे, एक बॉटम और एक टॉप, यानी कि एक पाद बिंदु है और एक उसका शिखर है। एक शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो जो 30 डिग्री है वो किसका है, पहले जो उसने बोला है शिखर का, और बाद में तल बोला है, तो दूसरा कोण जो है 45 डिग्री वो तल का है। तो 45 डिग्री तल का है मेरे प्यारे बच्चों। 45 डिग्री किसका है, तल का। मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री किसका है, तल का। और 30 डिग्री किसका है, उसका शिखर का। तो शिखर का जब कोण होगा, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी डिप्रेस एंगल बनाने के लिए आपको ऊपर का बेस देना पड़ेगा, और जहाँ भी एंगल जाएगा उसका भी बेस देना पड़ेगा। आप जैसा कि देख सकते हैं चित्र में, ये भी 30 का है तो ये भी 30 का होगा, और ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। आपका डायग्राम बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसमें नामकरण रह गया है। तो ए बी मैंने इसको दे दिया है, सी डी और ई मैं इसका नाम रख देता हूँ। अब बारी आती है, आपने पढ़ा और पढ़ के एक बाद आपने ये डायग्राम बना लिया है। ये डायग्राम ही आपको अब इस सवाल का कैलकुलेशन सिखाएगा। डायग्राम जरा ध्यान से देखिए, जितने एंगल होते हैं उतनी बार ट्रायंगलों को हल किया जाता है। इसमें 2 एंगल हैं तो इसका मतलब 2 ट्रायंगल हल करने हैं, 2 एंगल हैं तो 2 ट्रायंगल हल करने हैं। यानी कि अगर आपने सबसे पहला 30 डिग्री या 45 डिग्री हल करेंगे तो 45 का जो ट्रायंगल का नाम है वो ए सी ई है, ए सी ई है। मेरे प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से देखिए, इसमें एंगल कितने हैं, 2। इसमें एंगल कितने हैं, 2। अगर एंगल 2 हैं तो इसके कितने ट्रायंगल सॉल्व होंगे, 2 ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए, जिसमें एक लंब होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए और एक उसको हाइपोटेनियस यानी कि उसका कर्ण भी होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, आपका पहला एंगल इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मेरा लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि इसमें दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो अभी मैंने क्या लिया, देखिए जरा, मैंने 45 वाला नाम लिया है ट्रायंगल का, ए सी और ई। देखिए ए सी और ई, हम ये नहीं ले सकते ट्रायंगल कहाँ तक जा रहा है इसका, देखिए ऊपर तक जा रहा है। तो ए सी और ई, ए सी और ई, तो ए सी ई का ट्रायंगल लेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा। अब बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि tan ही थीटा क्यों ले रहे हैं, तो जरा देखिए tan थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बट्टे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लंब बट्टे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और लंब और आधार कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, AC में। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो उसने इसको निकालने को कहा है। एक और दूसरा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड बिटवीन डिस्टेंस टू बिल्डिंग। तो इसका मतलब ये मुझे निकालना है, इसलिए आधार हो गया बेस, और ये मुझे निकालना है, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया यानी कि सी। और हाइपोटेनियस कर्ण का इस जगह कोई इस्तेमाल नहीं है, कर्ण का इधर कोई इस्तेमाल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका लंब देखिए, इसका लंब ध्यान से देखिए 45 डिग्री, और 45 डिग्री का जो लंब है वो कहाँ पर जा रहा है, 2 पार्टों में। कितने पार्टों में जा रहा है, 2 पार्टों में। जरा ध्यान से देखिए, जो 45 डिग्री का कोण है वो कितने पार्टों में जा रहा है, 2 पार्टों में। एक सी से डी जा रहा है और एक डी से ई जा रहा है। एक सी से डी जा रहा है और एक सी डी से ई जा रहा है। इसका लंब है मेरे प्यारे बच्चों, और जो इसका बेस है वो सी ए जा रहा है। इसका बेस जो है वो सी ए जा रहा है। और ध्यान से देखिए, जो ए बी है वो कितना है, ए बी जो है वो है 8 मीटर, और ए बी जो है वो इक्वल किसके है, सी डी के। जो यहाँ की लेंथ है वो यहाँ की लेंथ है, यानी कि ए बी और सी डी इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है, सी डी के। तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू यहाँ 45 लिखी जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ 45 लिखी जाएगी, सी डी की वैल्यू आपको यहाँ 8 मिल जाएगी प्लस डी ई अपॉन सी ए। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 8 प्लस डी ई अपॉन सी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई
क्रॉस मल्टीप्लाई पे आपको वैल्यू मिलती है सी ए की 8 प्लस डी, सी ए मल्टीप्लाई 1 और 8 प्लस डी मल्टीप्लाई 1, आपका सी ए इजकल टू 8 प्लस डी आ चुका है। यानी कि इस सी ए की लेंथ जो दूरी है, सी ए की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 8 प्लस डी के फॉर्म में आई हुई है। अब आपके पास एक फॉर्मूला tan थीटा लगा चुके हो, इसके पास जो अगेन जो दूसरा एंगल है आपका 30 डिग्री वो लगाएंगे। तो उस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखेंगे कि उस ट्राइंगल का नाम क्या है, बी डी, गौर से देखिए बी डी, बी डी, तो इस ट्राइंगल का नाम है बी डी, बी डी। तो अब इस ट्राइंगल को आप सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें आधार और लंब की जरूरत है, परपेंडिकुलर और बेस की, तो लंब बटे आधार इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने बच्चों tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 30 डिग्री, और लंब की वैल्यू, लंब देखिए 30 का जो लंब है वो ई डी डी ई है, कितना है डी ई, तो डी ई की वैल्यू मेरे पास नहीं है इसलिए उसको हम डी ई छोड़ देंगे। और आधार मेरे पास सी ए है, गौर से देखिए आधार मेरे पास कौन है सी ए, क्यों, क्योंकि ये जो सी ए है वो डी वी के बराबर होगा, जो ये वाली अगर लंबाई है तो वो इसके बराबर होगी सी डी के, इसलिए मैंने वहाँ सी डी की 8 लिख दिया, सी डी की जगह क्या लिख दिया था 8। इसी तरह सी ए किसकी लंबाई है डी वी की इक्वल, तो डी वी के बराबर मैं सी ए लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैंने जहाँ देखा आधार कितना है सी ए, आधार कितना है सी ए, tan 30 की वैल्यू 1/√3, डी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, और सी ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ बनी हुई रखी है इक्वेशन फर्स्ट में, जरा देखिए बच्चों सी ए की जो वैल्यू है वो सी ए इक्वल जो पहला एंगल आप हल कर रहे थे उससे प्राप्त हो गया है कि 8 प्लस डी, 8 प्लस डी। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 डी एक तरफ हो जाएगा और 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस डी हो जाएगा। √3 डी एक तरफ है और वहाँ से अगर हम यहाँ डी को ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस का हो जाएगा बराबर 8। अगर डी की बात करें तो डी दोनों में कॉमन है, तो अंदर √3 माइनस 1 इजकल टू 8 आ जाएगा, डी बराबर 8/√3 माइनस 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि अंडर रूट जो है कभी भी अंडर रूट जो है कभी भी नीचे नहीं होता, अंडर रूट को हटाने के लिए नीचे से इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 + 1 का ऊपर और √3 + 1 का नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इसका आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे डी इजकल टू 8 √3 √3 + 1 अपॉन वो डी इजकल टू 8 मल्टीप्लाई √3 + 1 मल्टीप्लाई √3 + 1 अपॉन √3 - 1 मल्टीप्लाई √3 + 1। इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 √3 + 1 अपॉन ये माइनस में और एक प्लस में, तो ये बन जाता है a² - b²। एक अगर माइनस में और एक प्लस में मल्टीप्लाई करना पड़े सेम नंबरों का तो आपका वो a + b और a - b a² - b² बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों d इजकल टू 8 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। d इजकल टू 8 √3 + 1 और बटे में क्या आएगा 2। अगर 8 को हम 2 से डिवाइड देते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है 4 √3 + 1, 4 √3 + 1 मीटर।
तो अब मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं डीई किसकी वैल्यू है। आप डायग्राम में देखेंगे डीई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का ऊपर का पार्ट है। डीई कौन है देख लीजिए, डीई कौन है, ऊपर का पार्ट। अगर आपको बहुमंजिल पूरे भवन की हाइट निकालनी है तो आपको नीचे का पार्ट जोड़ना पड़ेगा। बहुमंजिल भवन की पूरी हाइट निकालनी है तो आपको नीचे का सीडी का पार्ट जोड़ना पड़ेगा। तो सीडी किसके इक्वल है, 8। यहाँ लिखा हुआ है सीडी किसके इक्वल है, 8 के। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको बहुमंजिल भवन की अगर ऊंचाई चाहिए तो आपको डी में नीचे का देख सकते हैं, आपको डी में नीचे का सीडी आपको प्लस करना पड़ेगा। डी में नीचे का सीडी एक बार और देख लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। आप फिर देखिए डी में सीडी प्लस करेंगे, डी में सीडी जब प्लस करेंगे तब ये मल्टी स्टोरेज का जो हाइट है यानी कि बहुमंजिल भवन की जो हाइट है वो आपके पास आ जाएगी। डी में अगर आप सीडी प्लस करेंगे तो आपके पास बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आ जाएगी। तो डी के आपकी जो वैल्यू है वो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4√3 + 1, 4√3 + 1 प्लस सीडी जो है वो आपके पास कितना है, 8 मीटर। तो आप मेरे प्यारे बच्चों 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 + 4 हो जाएगा और 8 आपको 4 में प्लस करेंगे तो 4√3 + 12 हो जाएगा। और अगर इन दोनों में 4 कॉमन लेते हैं तो √3 + 3 मीटर इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन क्या था कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बहुत ही सरल तरीके से चित्र के माध्यम से 2 एंगल सॉल्व करते हुए, दो एंगल एक 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, एक बार ट्रायंगल AC यानी कि जितने एंगल होंगे उतने ट्रायंगल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल 45 का था ACE, एक ट्रायंगल 30 का था BDE। तो इसलिए मैंने ACE और BDE दोनों ट्रायंगल हल किए। एक ट्रायंगल का मदद लेकर दूसरे ट्रायंगल में जब पुट करता हूँ तो पुट करने के बाद मेरे पास ये कैलकुलेशन आती है। इस कैलकुलेशन से मैंने DE की वैल्यू निकाली और जब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालने का वक्त आया तो DE में मैंने CD को प्लस इसलिए किया, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम में मेरे पास वैल्यू किसकी आई, DE की। वैल्यू किसकी आई, DE की। वैल्यू किसकी आई, DE की। लेकिन बहुमंजिल जो भवन है, कोई भी बिल्डिंग होती है वो नीचे से शुरू होती है, तो इसका मतलब नीचे का पार्ट उसमें जब तक ऐड नहीं करोगे तब तक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का हाइट पता नहीं चलेगा। इसलिए CD की वैल्यू आपको इसमें प्लस करनी पड़ेगी। तो उसी को चलते हुए मैंने इसमें DE में CD प्लस करेंगे तभी आपको बहुमंजिल भवन की ऊंचाई प्राप्त होगी। तो DE की वैल्यू मैंने दिखा दिया, DE की वैल्यू 4√3 + 1 मीटर आया है और CD की वैल्यू मैंने पीछे आपको बता दिया था कि AB बराबर अगर 8 है तो AB = 8, क्योंकि वो CD के इक्वल मानी जाएगी। AB = CD, तो AB 8 है तो CD भी 8 होगी। इसलिए मैंने इसी क्रम में जब DE में CD जोड़ना था तो DE की वैल्यू यहाँ से ली और CD की वैल्यू वहाँ से 8 मीटर जो इक्वल किसके था, देखिए जो 8 मीटर वो किसके इक्वल था, सर CD के। इसलिए मैंने CD की वैल्यू कितनी ली है, 8 ली है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4√3 और फिर 4 के अंदर गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और प्लस 8, 8 और 4 12 और दोनों में 4 कॉमन ले लें तो √3 और 4 × 12 होता है, तो अंदर 3 मीटर बचा। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई इसी तरह आपको प्राप्त होती है। अब आपको करना क्या है कि इसमें उसने भवन के दोनों भवनों के बीच की दूरी भी पूछी है, बिटवीन डिस्टेंस। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या थी आपकी, AC। क्या थी बच्चों, AC। देखिए दोनों भवनों के बीच की दूरी का नाम मैंने क्या लिखा है, AC या CA, कुछ भी कह सकते हैं। A से C जाओ या C से A, दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो AC। तो अब AC निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो AC निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों AC की वैल्यू ये दिया हुआ है। AC की वैल्यू में DE जो आया है उसमें 8 जोड़ना है। ये देखिए दोबारा देखिए, अगर AC आपको निकालना है तो DE में क्या जोड़ना पड़ेगा, 8। आपको अगर AC निकालना है तो DE में क्या जोड़ना पड़ेगा, 8। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास ये DE आ चुका है,
इसको डी देख लीजिए, डी आ चुका है, तो डी में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 8। अगर AC की वैल्यू निकालनी है तो DE में 8 जोड़ना पड़ेगा। तो AC की वैल्यू, DE की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है पहले से ही कि 4√3 + 1 + 8। AC इजकल टू 4√3 + 4 बन जा 4 + 8। AC इजकल टू दोनों अगर प्लस कर दिए जाएं तो 4 और 8 12 हो जाते हैं, और AC बराबर 4 कॉमन ले लिया जाए तो √3 + 3 मीटर इसकी बिटवीन डिस्टेंस, यानी कि दो भवनों के बीच की दूरी आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब दोनों भवनों के बीच की अगर दूरी की बात करें तो आपको AC मिल गया, आंसर है इसका 4√3 + 3 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास 10th का 6 नंबर का क्वेश्चन था, जो अभी मैंने आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखाया। बड़े आसान तरीके से, कोशिश जितना हो सका मैंने प्रयास किया आपको सिखाने का। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। धन्यवाद।